अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 30 अक्टूबर 2024 और बदलती हुई सूरत हाल का कुछ अहवाल हम आपके सामने रखते हैं। जस्टिस याया आफरीदी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो उसके बाद क्या अदलिया पर छाए अब खौफ के बादल छट रहे हैं, इससे मुतालिक हम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि आज जो मुमकिना कानून साजी करने जा रही है हुकूमत, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से क्या रिएक्शन आया है, और साथ ही ये कि सुप्रीम कोर्ट बार जिसके हतमी नताइज शदीद ताखीर का शिकार है, उनमें आने वाली पैगाम रसानी, उनके बारे में आने वाली खबरें जिस चैनल से वो आ रही हैं, उससे वो क्या साबित करती हैं। तो वसीम, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए गुज़िश्ता रोज़, सबसे बड़ा इवेंट था, गो कि मैं और आप भी कल भी इंतज़ार करते रहे, जिसकी वजह से इंतहाई माजरत के साथ हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सके कि हमें था इम्कान, हमें लग रहा था कि शायद कोई नतीजा आए, लेकिन अभी तक मुकम्मल नताइज नहीं आए। अब तो 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, पोलिंग ख़त्म हुए। आपको क्या लगता है, क्या चीज़ है जो देर कर रही है, और अब तक के जो नताइज सामने आए हैं गैर हतमी, उनके बारे में भी थोड़ी सी तफसील बताएं। जब भी किसी बार कौंसिल का कोई इस तरह का इलेक्शन होता है, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, उसकी एक अपनी अहमियत होती है। मगर इस बार इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद था, और इस पर एक हवाले से ये दुरुस्त कहा जाता है कि इस पर वकला का जो रिएक्शन है वही ये साबित कर देगा कि जो वकला हैं वो इन 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में खड़े हैं या ख़िलाफ़ खड़े हैं, या प्लॉट्स के साथ खड़े हैं। वो मैं उस तरफ आता हूँ। अब हुआ क्या, गुज़श्ता रोज़ जब इंतखाबात के अभी इनिशियल रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए, तो उसके बाद टेलीविज़न चैनल्स पर ख़बरें चलाई गईं कि वकला ने रेफरेंडम कर दिया है, वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जो नताइज बताते हैं हक़ाइक़ उससे अलग हैं। और फिर ये ख़बर आई कहाँ से, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, क्योंकि वकला के दो ग्रुप सामने सामने थे और ये रिवायती हरीफ रहे हैं। माजी में ये ग्रुप जो है वो मरहुमा आसमा जहांगीर का ग्रुप हुआ करता था, और अब वो ग्रुप आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून की सरबराही का ग्रुप है। दूसरी जानिब हामिद खान का ग्रुप है। आयरनी ये है कि हामिद खान के ग्रुप पर जो एक छाप थी वो अब पहुंच चुकी है आसमा जहांगीर मरहुमा के इस ग्रुप के ऊपर। जो आसमा जहांगीर की लेगेसी थी उसे इस मरतबा अपना रहे हैं हामिद खान साहब, यानी कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट या फिर अदलिया की आज़ादी के साथ खड़ा होने की। तो इस मामले में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो लॉ मिनिस्ट्री है, उनके जो तर्जमान है, उनकी जानिब से मुबारकबाद के टिकर आते हैं, खबर आती है। अच्छा, अभी वो खबर आती ही है, टीवी चैनल्स ने उन्हें उस खबर को ऐसा एयर नहीं किया होता कि इस्टेब्लिशमेंट के जो ज़राए हमेशा खबरें भेजते हैं वहाँ से वो एक खबर आ जाती है, और वो खबर उसका अगला वर्जन होता है, यानी वो 2.0 वर्जन होता है। उससे भी मजीद बढ़ चढ़ के बातें लिखी होती हैं और एट्रीब्यूट किया होता है वजीर कानून से। और वसीम, ये सब कुछ तब होता है जब अभी हतमी नताइज नहीं आए, अभी मुकम्मल गिनती भी नहीं हुई, और पहले ही मुबारकबादें चल पड़ी, और ज़राए ज़ाहिर है जो थे वो इतने मुस्तनद है कि कोई अवॉइड नहीं कर सकता। और फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खबर आई और टीवी चैनल्स ना चलाएं, जिसके बाद पूरा एक बयानिया बनाया गया कि वकला ने तरमीम के हक़ में वोट दे दिया। मैं आपको आज एक छोटा सा क्लू देता हूँ, किसी रोज़ फिर हम देखेंगे कि इसके ऊपर पूरी खबर बतानी है या नहीं। ये आपने जो प्लाटों वाली बात की ना, ये इस वक्त हकीकत ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का गालबन, या सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेशन हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद का, सेक्टर G15 है, वहाँ पर वकला को भी प्लाट अलाट किए गए हैं। उन पर जो डेवलपमेंट का काम है वो DHA कर रहा है। और जब इनका मुआहदा हुआ था आसमा जहांगीर ग्रुप का, शहजाद शौकत साहब और पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक मुआहदा किया था, तो उसके बाद जब वहाँ मशीनरी पहुँची तो इतलात ये हैं कि जो प्लाट्स की कीमत थी वो अब पहले से कई गुना बढ़ गई, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही थी। और एहसन भून का इस बार नारा भी था कि हम वकला की बहबूद के साथ, फलाह के साथ और डेवलपमेंट के साथ खड़े हैं। तो मैं खबर आपको ये बताता हूँ कि डिफेंस के साथ आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं, उन्होंने एक बहुत हाई लेवल मुलाकात की, और उस मुलाकात में उन्होंने जाके कहा कि हुजूर, अगर आपको ये बार बचानी है और आप चाहते हैं कि बार हमारे साथ रहे, हमारी बार बने, तो फिर आपको इस हाउसिंग सोसाइटी में DHA के साथ मुआहदा करवाना पड़ेगा। और फिर वहीं बैठे बैठे जिनसे ये गुजारिश की जाती है वो ये अहकामात सादिर करते हैं कि DHA जो है वो इनके साथ एक मुआहदा करे। DHA मुआहदा करता है, एग्रीमेंट साइन होता है, वहाँ पर मशीनरी पहुँचती है और वकला जो हैं वो भी खुश हो जाते हैं। ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ। और फिर मैं आपको एक और बात भी बताऊँ, देखिए जो इस वक्त एहसन भून ग्रुप है, उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF
और जो चौथी जमात थी वो ANP थी। ये सपोर्ट कर रही थी, इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी कि पूरे के पूरे चैम्बर्स को मैनेज किया गया था। और दूसरी एक बात और भी मेंशन करनी चाहिए कि PTI के अंदर के वकला भी जो आसमा जहांगीर ग्रुप से मुंसलिक हैं वो भी तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि हामिद खान को सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी हामिद खान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हामिद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़्यादा पसंद भी नहीं किए जाते, और ये क्रेडिट मैं दूंगा एटलीस्ट हामिद खान को कि उन्होंने इमरान खान की भी मुखालफत की थी, PTI की गवर्नमेंट की भी मुखालफत की थी, उनके ग्रुप ने जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे। और अब की मरतबा भी वो कहते रहे कि हमारी जो वकला सियासत है उसे PTI से मत जोड़िए, उसे अलग रखिए। उसके बावजूद भी इस ग्रुप ने डट के मुकाबला किया है। दो नताइज मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो मियाँ रऊफ अता साहब हैं, ये एहसन बोन ग्रुप के हैं, जो सदर मुंतखब हुए हैं, वो 103 वोटों की लीड से हुए हैं। यानी अगर 50-51 वोट भी दूसरी तरफ पड़ जाते तो मामला उलट होता। वहीं जो हामिद खान ग्रुप के सेक्रेटरी हैं वो 425 वोट से भी ज्यादा की लीड से सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। निचली बॉडी का देखिए तो KPK के वाइस प्रेसिडेंट का जो मैदान है वो भी हामिद खान ग्रुप ने मारा है, जबकि निचली जितनी भी बाकी एग्जीक्यूटिव बॉडी और 3 सूबों के जो सदूर हैं वहां पर भी अक्सरियत जो गुज़श्ता रोज के ये गैर हतमी नताइज हैं। हतमी तौर पर तब भी बताया जाएगा जब ऑफिशियल नताइज आएंगे, लेकिन हमारे सोर्सेज से ये चीज़ कंफर्म हुई है कि वो भी लीड पर थे। तो अगर अमूमी तौर पर मैं हामिद खान ग्रुप में उनके तमाम उम्मीदवार जो थे सदर से लेकर एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर तक उनको पड़े हुए वोट काउंट करता हूं, और दूसरी जानिब मैं एहसन बोन के ग्रुप के सदर से लेकर एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर तक काउंट करता हूं, तो वोट जो मुझे ज्यादा नजर आते हैं वो हामिद खान ग्रुप के हैं। तो सदर ठीक है, फेस होता है किसी भी बार का और उसमें कामयाबी समेटी है। लेकिन यहां पर एक और बात मैं आपको बताऊं, ये वाहिद एक इंतखाबात होते थे जिन पर धांधली का इल्जाम कभी नहीं लगा था, और अब बदकिस्मती से यहां पर भी धांधली शुरू कर दी गई है। मुनीर काकड़ साहब जो हामिद खान ग्रुप के सदर के उम्मीदवार थे, उन्होंने गुज़श्ता रोज लाहौर में काउंटिंग के ऊपर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि काउंटिंग में धांधली की गई है मेरे साथ। और जब उन्होंने ये इल्जाम लगाया था तब मियाँ रऊफ अता साहब की जो लीड थी वो 134-35 की थी। जब दोबारा रिकाउंट होता है तो लीड आके बचती है उनकी 74 की। तो वोट बढ़ते हैं हामिद खान ग्रुप के सदर के उम्मीदवार मुनीर काकड़ के, जिसका मतलब यह है कि लाहौर की हद तक उनका जो धांधली का दावा है वो दुरुस्त साबित हुआ है। बहरहाल नताइज का भी इंतजार है, और जब ये पूरे नताइज सामने आएंगे तो जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से TV चैनल्स पर चलाया गया एक बयानिया है कि 26वीं आईनी तरमीम में वकला ने रेफरेंडम के जरिए हक में वोट दिया है, तो उसमें हकीकत क्या है वो हकायक के साथ हम आपके सामने रखेंगे। मैं तो इसको बिल्कुल भी 8 फरवरी के इंतखाबात से अलग करके नहीं देख रही। तब भी यही हुआ था कि नताइज आपको पता है इतनी ताखीर से आए थे, और जब नताइज इतने ताखीर से आते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो मैनेज हो जाते हैं। मुझे और आपको ये भी बात अभी से बता देनी चाहिए कि हो सकता है ये जो 425 की लीड से सेक्रेटरी जीत रहे, ये क्या पता 425 की या 4025 जितने वोट भी नहीं है उनकी लीड से हार रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। आज वसीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने देखा कि दोबारा से आवाजें उठने लगी हैं। बुशरा बीबी की पहले रिहाई, फिर उसके बाद इमरान खान से मुलाकात के लिए जजेस का स्टैंड लेना, और अब आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जिस तरह से वो खसूसी जज जो कि सबकी आंखों का तारा है, पहले उनको साइफर ट्रायल के लिए लाया जाता है, फिर उनको खसूसी अदालत का जज अपॉइंट कर दिया जाता है, उनके बारे में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। तो क्या ये ख्याल किया जा सकता है वाकई के चीफ जस्टिस आया अफरीदी के आने से वो जो खौफ था या अदलिया को ये डर था और कहा जा रहा था इस्तीफे आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब छट गया है? अब जजेस वापस से वोकल हो गए हैं और अपने जो उनका माइंड जिस चीज़ पे है वो उसके मुताबिक, अपने कॉन्शियस के मुताबिक देखिए, ये तो इस बात में कोई दो राय है ही नहीं कि काजी फायजी साहब जब से इस अदलिया की सरबराही से सबकदोश हुए हैं, रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद अदलिया एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। हमने FCR की इसी वीडियो में आपको बताया था कि सिर्फ काजी फायजी साहब के जाने से जो फ़वाइद हासिल होंगे इस मुल्क की अदलिया को, उसमें यह होगा कि अब आपको हाई कोर्ट्स भी एक्टिव नज़र आएंगे, और उसकी पहली मिसाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नज़र आ चुकी है। केस क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन लुब्बे लबाब ये है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट को भी सुनाया गया है, वफाकी हुकूमत को भी सुनाया गया है, और साथ ये भी गवाही दे दी गई है कि इमरान खान एक केस में बेगुनाह था, उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। वो किन अल्फाज में की गई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज़म सवाती साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनका जो रिमांड था वो दिया अबू अल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने। उस रिमांड के खिलाफ गालबन ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, और जब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, ये डिवीज़न बेंच जो है इस मुकदमे की समाअत कर रहा था,
और बाकी तो उस पर छोड़िए कि बाकी क्या कुछ वहाँ पर बहस हुई, लेकिन मैं सिर्फ जज अबुल हसनात जुल्करनैन से मुतालिक जो उनके रिमार्क्स थे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बात ही यहीं से शुरू की कि अबुल हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हुए हैं। अब ये जजेस की अदालत में, ये जजेस के कमरों में कैमरे लगाने का पस मंजर क्या है, वो जरा क्विकली आप मुझे बता दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस के लिए एक मरतबा फिर रिमाइंड हो जाए ये बात। देखिए, साल 2023 से लेकर साल 2024 के दौरान के जो वाकयात थे उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीसा के नाम खत में बयान किया, जिसमें यह बताया गया कि एक जज साहब के कमरे से कैमरा बरामद हुआ जब एक रूटीन की लाइट चेंज हो रही थी उनके कमरे में। उसके अलावा एक जज साहब के वालिद मोहतरम को क्वेटा से उठाकर यहाँ लाया गया उनको ब्लैकमेल करने के लिए। एक जज साहब को इतना प्रेशराइज किया गया कि वो अस्पताल पहुंच गए। एक जज साहब के जो ब्रादरे निस्बती थे उनको उठा लिया गया, टॉर्चर किया गया। तो एक जज साहब के घर पे क्रैकर हमला भी हुआ और उसके अलावा ये सिर्फ वो दास्तान थी जो उस खत के अंदर थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो सिर्फ एक इब्तदा थी। हमने ये भी देखा कि उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ एक नई कहानी सामने आने लगी, तो वहां पर ये कैमरे लगाने का जिक्र था। तो आपको याद होगा वसीम, ये जजेस जब अभी ये चीफ जस्टिस काजी फरीसा की एक्सटेंशन का मामला नहीं आया था ज़ेरे बहस नई तरमीम का, तो तब तक ये वोकल थे। फिर हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के पूरे एपिसोड में जजेस खामोश रहे, नहीं बोले किसी भी किस्म के। जज साहब जो हैं वो तो गालबन आज के रोज उन्होंने दोबारा अदालत संभाली है, वो 1 माह की छुट्टियों पर भी चले गए थे। उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि वो अब वापस नहीं आएंगे। और ये जज जस्टिस बाबर सत्तार हैं, इनके हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि बस अब वो चले गए। एक सेकंड, दावा करने वाले कौन थे? इस्तीफे की खबरें फैलाने वाले कौन थे? एग्जैक्टली, जो अदलिया की आज़ादी के खिलाफ हैं, जो मुदाखलत करते हैं। उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुलाकर बड़ी मुसद्दका अंदाज में बताया कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं ये अब वापस नहीं आएंगे, रिजाइन देंगे। आज के रोज उन्होंने अदालत संभाल ली है। अब वहीं से मैं दोबारा शुरू करता हूं कि अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं। मैं आपसे भी और हमारी जो ऑडियंस है उससे ये सबसे पहले दरखास्त करता हूं कि जब मैं ये रिमार्क्स पढ़ रहा हूं, आपने जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर अदालत में सजा सुना चुके हैं, उनके बारे में लहजा और अल्फाज का चुनाव देखिएगा। फिर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब कहते हैं कि हमने मिंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इस जज को यानी अबुल हसनात को फौरन वापस भेजा जाए। इससे कबल भी इनका एक मामला आया था मिसकंडक्ट की कार्रवाई का, और गुल हसन औरंगजेब साहब ने ही मिंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था। फिर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि अभी तक ये यही है, यानी अभी तक जज अबुल हसनात यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। आर्डर करके तारीख देता है, बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। इस आदमी को यहां रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयां कर सके। यानी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन सियासी कार्रवाइयां कर सके, ये इल्जाम लगा रहे हैं। कौन? इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3रे नंबर पर सीनियरिटी में मौजूद जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जिनका मुमकिना तौर पर यह नाम लिया जा रहा है कि अगर आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाना है तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ही वाहिद चॉइस होंगे जिन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाएगा। और जस्टिस जो ये जज साहब हैं अबुल हसनात, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत जज हैं। और अब ये देखिए कि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर ना लाया जाए। खैर, आगे उन्होंने क्या अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि साइफर ट्रायल में हमने इसके यानी अबुल हसनात जुल्करनैन के कारनामे देखे हुए हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब फिर कहते हैं कि दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो इसने की, यानी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। फिर वो कहते हैं पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ जो है वो इस आदमी के बगैर चल नहीं सकता। फिर वो ये भी कहते हैं कि आप जरा देखें तो सही ये शख्स यानी जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर क्या रहा है। फिर वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहते हैं कि आपके बगैर ये काम नहीं होगा, वजीर कानून से बात करें, यानी इनका वापस भेजने वाला मामला। फिर वो कहते हैं कि आपकी वजारत तो इसका दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, तुम्हें यानी जज अबुल हसनात जुल्करनैन को तो इसीलिए बिठाया गया है। और उसके बाद फिर अदालत ने केस की समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी की है और अबुल हसनात जुल्करनैन से बयान हल्फी पर जवाब भी तलब कर लिया गया। बिल्कुल, एक जज से जवाब तलब किया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और अब ये देखना है कि कल इस अहम तरीन समाअत में क्या होगा। लेकिन वसीम,
ये जजेस, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बारे में ये तो नहीं कह सकते कि वो डरपोक हैं, लेकिन मसलहतन वो खामोश रहे, क्योंकि हम सबको पता है कि जिस किस्म के पर्सनल अटैक्स उनके ऊपर होने लगे थे, कोई भी शख्स ये जज के मनसब पर बैठ के डिजर्व नहीं करता। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि शायद अदलिया एक स्टेप आगे बढ़ी है। आज आपको पता है हुकूमत 2 कानून साजियाँ लाने के बारे में बड़ी मुतहर्रिक है। एक तो कंफर्म फ्राइडे को पाकिस्तान के कानून में शामिल हो जाएगा, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जा रही है, 6 इजाफी जजेस को लगाया जा रहा है। और ऐसी सूरत हाल में जजेस कौन से अपॉइंट होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। फिर वो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन, उस जुडिशल कमीशन में कोई भी मेंबर अपने मर्जी की नॉमिनी दे सकता है जज के लिए। ऐसी सूरत हाल में जब जजेस लगेंगे तो हम सबको पता है कि कहाँ से लगेंगे। तो वसीम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीसा का एक फैसला जारी हुआ जो कि गालिबन 1 साल पुराना है, और वो उसमें इजाफी नोट जो है वो अतर साहब का मैं तो कहती हूँ काजी साहब अब माजी बन चुके हैं, तो उनके बारे में बात करना या उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो आज के गुज़श्ता रोज भी बैरून मुल्क उनके साथ एक वाक़या हुआ, लेकिन हम उस पर बात इसलिए नहीं करेंगे कि जब वो शख्स इक़्तिदार में बैठा था, बल्कि उसके जो चेहरे और उसके जो अल्फाज थे उससे रौनक और फिरौनियत का जो एक आपको उनसर था वो मिलता था। तब भी हमने तनकीद की, खुलकर की, डंके की चोट पर की, जहां हम समझते थे जायज़ है वहां पर की। तो खैर अब जब एक शख्स जो है वो जा चुका उसके पास कोई अख्तियार नहीं है, तो फिर उस पर हम तनकीद या उसका जिक्र ना ही करें तो बेहतर है। पाकिस्तान में और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो आप जस्टिस अतर मिनुल्लाह के उस नोट की बात कर रही हैं जो आज के रोज़ लिखा गया। ये मामला है, आपको याद होगा गुज़श्ता बरस जिस शख्स का हम नाम ले रहे हैं उसकी सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने, जो RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक शख्स ने, 2 रुकनी बेंच ने, एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक जो मालूमात मांगी थी उसकी दरख्वास्त को जुज़वी तौर पर मंजूर करते हुए उन्हें मालूमात फराहम करने का हुक्म दिया था। उस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज के रोज़ अपना जो इजाफी नोट है वो तहरीर किया है। बाकी तो वो जस्टिस काजी फरीसा के फैसले पर इत्तफाक करते हैं, मगर उन्होंने जो पैराग्राफ नंबर 3 उसका जो लुब्बे लबाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी वो कहते हैं कि इस मुल्क की जो पार्लियामेंट है वो आइन के आर्टिकल 8 जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो बाब अव्वल यानी प्रियम्बल शुरू होता है, उसमें कोई ऐसी आइनी तरमीम या कोई कानून साजी नहीं कर सकती जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतसादम हो, और अगर ऐसी की जाएगी तो फिर अदलिया के पास अख्तियार होगा उसके जुडिशल रिव्यू का। और आपको याद होगा इससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह भी गालिबन एक टैक्स मैटर में इसी तरह का ही जजमेंट दे चुके हैं, जिसमें भी उन्होंने कहा था कि आइन के आर्टिकल 8 में अमेंडमेंट जो है वो आइन के फंडामेंटल के खिलाफ होगी, वो अदलिया की आज़ादी के खिलाफ होगी। तो जस्टिस मंसूर के बाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह का भी ये जो आज के रोज़ जजमेंट आया, मैं इसे बड़ा सिग्निफिकेंट इस सूरत में समझता हूँ कि फ़ौजी अदालतें अगर बनानी है तो आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम करना पड़ेगी। इससे कबल भी मुताद्दिद मरतबा 26वीं तरमीम में भी कोशिश हुई, अब 27वीं तरमीम के भी चर्चे हैं। फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट फ़ौजी अदालतें बनाना चाहती है। रोज़ सियासतदान जो हैं, वज़ीर कानून साहब ने भी एक इवेंट पर उसका मुकम्मल तौर पर दिफा किया था, तो उस पर 2 जजेस जो हैं वो तो अपनी खुलकर राय दे चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस नोट के अंदर ये भी दर्ज है कि जो अदालतें हैं, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट, वो अवाम की बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है, और अगर वो अवाम के बुनियादी जो हकूक़ हैं उनका ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो फिर अवाम का एतमाद उस पर नहीं रहेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह एक लाइन लिखते हैं जो मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लगती है वसीम। वो कहते हैं कि हमारे पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ना तो तलवार होती है और ना ही ख़जाना, यानी ना ही उनके पास वो पैसा या ख़जाने का इख्तियार है, तो उनके पास जो एक चीज़ है वो अवाम का एतमाद ही है। जब अवाम का एतमाद ही नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की आज़ादी भी कायम नहीं रहेगी। और ये वो मुझे लगता है चंद एक जुमले हैं जिनसे उनका माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है, और ये सिर्फ उनका माइंडसेट नहीं है। मैं कॉन्स्टेंटली कह चुकी, बार बार हम तसलसल से ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद जजेस ये समझते हैं कि अवाम का एतमाद अदलिया पर बहाल होना चाहिए। अब आइंदा आने वाले हफ्ते में वसीम, परसों गालिबन जस्टिस मंसूर अली शाह वापस आ जाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि ज़ाहिर है जब वो वापस आएंगे, आकर अदालत में बैठेंगे, उनके क्या रिएक्शन होंगे, वो किस तरीके से, किस अंदाज में अदालत को चलाएंगे। गो के जस्टिस याया आफरीदी की नामजदगी के बाद हमने देखा कि 2 रोज़ वो अदालत में बैठे, और अब उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस याया आफरीदी को एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन जहाँ हुकूमत परसों एक कानून साजी करने जा रही है, उसी तारीख को यानी 1 नवंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह भी वापस आ रहे हैं। और फिर हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि जिस किस्म की बार के इलेक्शंस हुए, जैसे वो सब मैनेज हुआ, उसके बाद अब हुकूमत कुछ भी करे,
अदलिया के अंदर से जजेस ही ने रिएक्ट करना है? क्योंकि मुझे तो लॉयर्स एज सच कोई मुतहर्रिक देखिए, लॉयर्स ने पहले भी कोई इस तरह से किरदार अदा नहीं किया। आईनी तरमीम से ज़्यादा हुकूमत वक्त के पास या फौजी इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या टोल है? या तो फिर आप मार्शल लगाएं, सीधे सीधे तरीके से आके बैठ जाएं। हाँ, आके बैठ जाएं और आप अपनी मनमानी करें। अदरवाइज आपने 26वीं आईनी तरमीम कर ली, उसके बाद भी बज़ाहिर अब तक, यानी अब सूरत हाल मजीद क्या रुख अख्तियार करती है वो चंद दिन हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर जस्टिस याहिया अफरीदी के इक़दाम फुल कोर्ट से पहले हल्फ लेते वक्त जो उन्होंने 4 फैसले किए, उससे वफाकी हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आती है, घबराई हुई नजर आ रही है। तो अब उसको मजीद उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पाइपलाइन में 2 मंसूबे हैं। पहला मंसूबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि ये इंसाफ का मामला है, जजेस की तादाद 17 से अगर बढ़ भी जाती है तो इसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात होगी। लेकिन मौजूदा वक्त में देखिए, मौजूदा वक्त में इस तरह की कानून साजी करना, उसमें आपके मेलाफाइडी भी नज़र आता है। वो एक एजेंडा बेस्ड और पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी भी हो सकती है। और मुझे इस कानून साजी में जो एक पर्पज़ नज़र आता है, अल्टीमेटली वो जस्टिस याहिया अफरीदी को कमज़ोर करना और अपनी मर्जी के जो जजेस हैं वो इंडक्ट करना है। क्योंकि अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान बज़ाहिर इन 2 जजेस के अलावा मुझे तो हुकूमती सपोर्ट में खड़े कोई जजेस नज़र नहीं आते। तो अगर देखिए होगा क्या, एक सादा कानून साजी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जजेस की तादाद बढ़ सकती है, वो ये बढ़ा लें, गजट नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन हो जाए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन लोगों की मेजॉरिटी है, ये आकर अपने साथ के साथ जजेस भी लगा लें, तो भी अक्सरियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह उनके कैंप में ही रहेगी। और दूसरी जो है, उस पर मैं क्विकली अपना कमेंट दे दूं, फिर आप दोनों पे अपना कमेंट दे दीजिएगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। दूसरी ये है कि कमेटी 3 रुकनी जजेस कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसको अब तब्दील करना मकसूद है। तब्दील करना इसलिए मकसूद है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस कर लिया, वो तो काजी फैज़ल साहब तक वो एक बड़ा रेलेवेंट रहा और उस पर अमल दरामद होता रहा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस शामिल किया, जस्टिस मंसूर अली शाह को भी शामिल कर लिया। अब ये एक पाइपलाइन में मंसूबा है कि 2 जजेस वही रहेंगे, यानी चीफ जस्टिस, सीनियर प्योने जज, और जो तीसरे नंबर के जज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सरबराह होंगे उन्हें उसमें शामिल किया जाएगा। मकसद इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो समझते हैं कि पैगाम था, निकालना पैगाम था, तो अब हम दोबारा उन्हें शामिल करेंगे। और जस्टिस मुनीब अख्तर के लिए ये पैगाम है कि उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर करना। उनकी मौजूदगी आईनी बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में किसी अहम ओहदे पर या फैसला साजी के उस अमल में किरदार अदा करते हुए इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत को कतन कबूल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब जो 26वीं आईनी तरमीम का पूरा डिज़ाइन था, हमें मालूम है कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर निकालने से ही मुतालिक था, लेकिन जजेस की तादाद बढ़ाए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तब्दील करे। असल जो जड़ है मसले की, वो हमेशा से अदलिया के अंदर मुदाखलत रही है। चाहे माजी में अदलिया जो भी करती रही, कितने वज़राए आज़म उन्होंने घर भेजे, लेकिन किसके कहने पर भेजे? आज उन्हीं के कहने पर हुकूमत भी अदलिया को कंट्रोल कर रही है। तो जब तक जड़ को, यानी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को अदलिया में से बाहर नहीं निकाला जाएगा या हुकूमतों में से बाहर नहीं निकाला जाएगा, मसाइल का हल नहीं होगा। आइंदा हफ्ते यही जिन जज अबुल हसनात जुल्करनैन के बारे में हमने बात की, उनके भी इंतजामी जज से रिपोर्ट तो मांगी है जस्टिस याहिया अफरीदी ने। तो देखना है कि ये तमाम तर मामलात किस करवट को बैठते हैं। जजेस अपने जो कैपेसिटी है उसमें बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट अपनी कैपेसिटी से बहुत आगे बढ़कर भी बहुत कुछ कर रही है। आइंदा आने वाले दिन मजीद फैसला कुन या किसी हतमी नतीजे की तरफ बढ़ते हुए हमें नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक के लिए यही डेवलपमेंट थी। हम आपको बार के जो रिजल्ट्स हैं, खासतौर पर जो हतमी नताइज है, वो आ जाने के बाद मुकम्मल तफसील के साथ आगाह करेंगे। मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।